सीताराम दोस्तों। मैं दीपक टावर F15G02 से। आज जिसका ये शो है, जो होस्ट है वही आज इस शो का गेस्ट बन चुका है। नमस्कार दोस्तों। मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ में जो गेस्ट बन के आज आए हैं वो अपना इंट्रो एक छोटा सा दें। हालांकि इनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरी सोसाइटी इनको बहुत अच्छे से जानती है। पर फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग इन्हें पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दें। सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803 आप ही की सोसाइटी का एक सदस्य हूँ, आप ही की सोसाइटी का एक रेजिडेंट हूँ। थैंक यू दीपक भाई, आपने मुझे मेरे ही शो में इंटरव्यू करते हुए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं इस सोसाइटी मैं कौन हूँ और लोग मुझे जान सके। तो मैं बता दूँ कि मैंने अपना घर फ्लैट नंबर तो आपको बता दिया कि मैं अगर अपने व्यवसाय के बारे में बताऊँ, अपने काम के बारे में बताऊँ, तो मैं वैदिक आचार्य हूँ, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, जिसमें मेरी कंसल्टेशंस रहती हैं। मेरा ऑल ओवर इंडिया धूप जाती है, जो कि बहुत स्पेशल लोगों की कुंडली के आधार पर होती हैं। उनकी नाम कुंडली हो या फिर उनके कोई विशेष मोटिव के बिहाफ़ पे उनकी कुंडली बनाकर उनके लिए धूप दी जाती है। तो ये मेरा एक तरीके से काम का ब्यौरा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मैं एक प्राउड फादर हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है 5 साल का और एक छोटी-सी बिटिया है 1.5 साल की एंड शी इज़ वेरी लकी। और मेरी जो दूसरी ब्रांड है, मतलब जो दूसरी कंपनी है जो जिसमें मैं धूप देता हूँ, वो मेरी बिटिया के ही नाम पर है और जो मेरी पहली कंपनी है डीएसके एस्ट्रोलॉजी, वो मेरे बेटे के नाम पर ही है। तो ये मेरा छोटा-सा परिवार है और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा क्या जानना चाहते हो? आज आपने मुझे पकड़ तो लिया, बिठा तो लिया। बिल्कुल पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे, उनके जवाब उन तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल आचार्य जी, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने हमारी O2 वैली सोसाइटी के लिए क्या-क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या-क्या योगदान अभी तक एज़ एन एओ मेंबर कहें या कहें कि एज़ अ रेज़िडेंट आपने क्या-क्या किया है इस सोसाइटी के लिए? अब क्या-क्या किया मैं बहुत चीज़ें आ जाती हैं दीपक भाई, मैं आपको करेक्ट। बोलूँ कि अब छोटी-छोटी चीज़ें तो नहीं बता सकता, हुँ, पर हुँ। मोटी-मोटी चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ कि एओ जब एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी, तो मैं वो पहला इंसान था जिसने आईजीएल के लिए इंस्पेक्शन करवाई थी। अक्टूबर में आई गेस उसका इंस्पेक्शन करवाया था। ओके। मेरे ही घनिष्ठ मित्र थे, हुँ, हुँ। उन्होंने उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया, आईजीएल के जो स्टाफ थे उनके साथ हुँ, कोऑर्डिनेशन हुँ। किया और वो आ नहीं सके। तो उन्होंने मुझे ही स्पेशली कॉल किया क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हालाँकि आज भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बगल में रहते हैं, आप सोसाइटी में जाके इंस्पेक्शन कराएँ। रीज़न मैं और मेरे मित्र की ये सोच थी कि आईजीएल अगर आ जाती है, हुँ, हुँ। तो सोसाइटी की जो महिलाएँ हैं, बिल्कुल, सोसाइटी की माता-बहनें हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बिना गैस के खाना कैसे बनेगा और खाना अगर पेट में नहीं गया तो सब लोग बौखला जाएँगे। करेक्ट, तो करेक्ट। हमारी सोच थी कि एओ जब बने तब हुँ, बने, पर अगर हम कुछ कर सकते हैं, कोई प्रोसेस ऐसा शुरू हो सकता है, जिसको हम कल को एओ बनने के बाद थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकें क्योंकि हम पहले ही कर चुके होंगे, हुँ, हुँ। तो बेहतर होगा। तो वो चीज़ हमने वहाँ से शुरू की। फिर मैं बता दूँ जो अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूँ, हुँ, हुँ। वो ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अचीवमेंट है, वो पूरी सोसाइटी की अचीवमेंट है। वो ये है कि टावर 17 और 18 की जो एनओसी का प्रोसेस जो काफ़ी लंबित होने वाला था, काफ़ी डिलेड होने वाला था, हुँ, 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 उस हुँ। टाइम पे कलाईमणि करेक्ट, जी करेक्ट, थे, करेक्ट। एनबीसीसी के कलाईमणि आई जी थे। रिमेंबर, या करेक्ट। उनसे पर्सनल मिल के, मीटिंग करके, कलेक्टिव मीटिंग्स करके, कॉल करके हमने एनओसीज़ निकाली और मैं बता दूँ 17 की सबसे पहले मेरे मित्र की निकली और 18 की मेरी निकली एनओसी और एक ही दिन निकली और उसके बाद उस दिन के बाद मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद एनओसीज़ निकली। मतलब कह सकते हो 17 और 18 की एनओसीज़ निकलने के बाद रास्ता खुल गया था कि हाँ, करेक्ट। 16 तक जो सीमित थी, जो उपलब्धि वो हुँ, 17-18 तक आ चुकी थी। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिस दिन एनपीसीएल के कनेक्शन के लिए मैं गया, उसमें तो मैं अकेला ही गया था कि 18 की, क्योंकि दिवाली से पहले ही मुझे गृह प्रवेश करना था और मुझे उसके लिए बिजली चाहिए थी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने जो पहले मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम रेफरेंस वो दे देते थे, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने बंद कर दिया था ड्यू टू देयर इन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट कि 2000 रुपये वो लेके देते थे, उन्होंने बोला था कि इसने ओह! कंप्लेंट कर दी। तो वो उन्होंने मना कर दिया था। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर मैंने कहा इसके लिए लाइट करनी पड़ेगी, विद्युतीकरण करवाना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं एनपीसीएल ऑफ़िस गया, हुँ, मुझे हुँ, ये पता चला हमारे 17 और 18 की हुँ। विद्युतीकरण को रोका गया ओह है। हो, हो!
मतलब उसके लिए अभी परमिशन नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे हम्म। लोगों का बसावट नहीं होने वाली, उन्होंने ये बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जब मैंने उनको बोला सर ये सीआर का लेटर मेरे पास है, एनओसी है, आप कैसे कह सकते हैं कि बरसावट नहीं है, मैं पहला इसका हम्म। निवासी हूँ, मैं एक आऊं चाहे 100 आए, सब बराबर है, आपको उसकी बिजली देनी पड़ेगी। हालांकि करेक्ट। मुझे वहां पे लोअर लेवल पे उन्होंने मना कर मतलब दिया। मूलभूत सुविधा है जो आपको तो चाहिए ही चाहिए और मिलनी भी चाहिए हमको, ये तो सही हाँ, बात है। उन्होंने मुझे, मैं उनके कस्टमर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मना कर दिया। पर मैं बता दूं कि मेरे पिताजी पीएसपीसीएल के रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं ओहो। ऑफिसर, तो बिजली के तो विभाग में सारी अंदर की खबरें, हाँ, मतलब हाँ, एक अंदर नहीं, तरीके से बस कह मैं कह सकता सकते हूँ हैं। जान पहचान हाँ, है, करेक्ट मतलब करेक्ट, हाँ। कुछ हैं ऐसे लोग जो हम्म। मतलब अच्छे लेवल पे, तो मैंने उनको कॉल करवा के 17-18 की विद्युतीकरण करवा दिया। और आप मानिए 5 बजे से बाद एनपीसीएल काम नहीं करता, हम्म। मेरे घर में मीटर ठोक के गया 6:30 बजे। बहुत बढ़िया। तो ये मैं उपलब्धि मान सकता हूँ कि हाँ, मैंने इसलिए नहीं किया कि कल को मुझे फायदा हो, वो इसलिए किया कि सबको फायदा, क्योंकि अगर बिल्कुल। विद्युतीकरण नहीं होता इन दोनों टावर्स में हम्म। तो एनओसी लेके भी कोई नहीं कोई रह फायदा पाता, नहीं है। कोई टेरिफ रह ही नहीं टेरिफ पाता। होम्स में भी कई इस तरह के केसेस हैं अभी, कई दिवाली लोगों पे को। कई करेक्ट लोगों ने करेक्ट। अपना वो किया था, गृह प्रवेश किया था, मतलब पूजा हम्म। किया था, रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था। करेक्ट हम करेक्ट। 18 में हम 3-4 लोगों ने, मतलब मैंने और विवेक भाई जो मेरे पड़ोसी, हम लोगों ने किया था, मतलब हमें अच्छा लगा कि लोग आना शुरू आना कर शुरू हुए। दिए। और आज भी आप देखिए एनपीसीएल के कनेक्शंस में जो मीटर में इश्यूज आते हैं, मतलब किसी का लगता नहीं है, हम्म। हर बंदा सिंगल हैंडेडली मेरे पास कॉल करके मैसेज करके बोलता है आचार्य जी मेरा ये प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि उसका एक दिन नहीं निकलता होगा, शायद उसकी सोल्यूशन हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मीटर का इशू फंसा है, जो हमारे 18 टावर में थे, 17 में भी थे। उनका एक तो 17 में तो इनफैक्ट एक डॉक्टर साहब रहते हैं, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे पेडिट्रिशियन है, मतलब बच्चों के हैं, नोएडा में रहते हैं। ओके। उन्होंने किसी और से बिजली ली थी, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि आचार्य जी के पास जाइए, आपका मीटर लग जाएगा। और अच्छा मुझे जी। लगता है कि मेरे कहने के मुझे लगता है हाँ। 6-8 घंटे के बाद वो मीटर लग गया था। बहुत बढ़िया। तो मीटर ऐसी चीज थी जो मूलभूत सुविधा है, वो आपको हम्म। आज भी चाहिए और कल को भी चाहिए, क्योंकि बिजली के बिना आप रह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अलावा जो सबसे मूलभूत है वो ये है कि लिफ्ट। और हाँ। लिफ्ट में मुझे क्यों सबसे ज्यादा आज मैं भी अपने आप, सोसाइटी रो रही है हाँ, समझिए। रो रही है। बिल्कुल। अब सोसाइटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि रो रही है, 18 टावर के लोग नहीं रो रहे हैं। अच्छा जी, कैसे? 18 टावर की सारी लिफ्टें चलती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, और 18 टावर की तीसरी लिफ्ट, मतलब जो पहली लिफ्ट है जो कॉन्ट्रैक्टर के पास है, उसको हमने हम्म। प्रॉपरली स्टाफ के लिए, वर्कर्स के लिए, उनके लिए रखा है। हमारे में किसी में भी कचड़ा किसी और में नहीं चाहता। अच्छा जी। हमारा सर्विस लिफ्ट है, उसको हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जिस इंसान को अपना घर शिफ्ट करना है हाँ हाँ। वो आराम से उसको खाली मिले, शिफ्ट कर सके, प्रॉब्लम ना आए। अरे वाह। और तीसरी लिफ्ट रेजिडेंट्स के लिए। तो आप खुद देखिए, 2 लिफ्टें जो हमने हैंड ओवर ली हैं वो हमेशा साफ सुथरी रहेंगी, मतलब बिल्कुल उसमें कुछ ज्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। और जो कॉन्ट्रैक्टर के पास है, भाई कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ यूज करे, हमारा स्टाफ यूज करे, हमारा इंटीरियर वाला यूज करे, करो। और करो। जब हैंड ओवर करेंगे, लेंगे उसको, तो उसको सही करके देगा। बिल्कुल तो सुचारू ये रूप से। सोच थी हमारी 18 टावर में, और 18 टावर में हमारे जितने भी सदस्य रह रहे हैं, रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने मेरी इस सोच को एक्सेप्ट किया और सब हमारे साथ हैं। इवन आपको मैं बता दूं, आप शायद उस वक्त आए नहीं होंगे शायद सोसाइटी में, या आए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ एओ मेंबर्स ने एक ऐसी पॉलिसी लाई थे कि रात के 12 से सुबह 5 बजे तक लिफ्ट एक चलेगी। हाँ, मैं था उस वक्त। सही हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा सवाल क्या था, मैं अकेला वो बंदा था जिसने इसका विरोध किया था। उसका रीजन था, हम्म। हमारा जो स्ट्रक्चर है, अब ध्यान से समझिए, हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया ना अमरपाली ने, वो इस तरह से बनाया कि हर फ्लैट से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो सेम पड़े। मतलब अगर 1 नंबर का बंदा है उसके पास भी लिफ्ट हो, और 9 नंबर का है उसके पास उसके भी पास हो, भी। और उधर अगर 7 नंबर का या 8 नंबर का उसके पास भी हो, मतलब ज्यादा टाइम ना लगे। तभी उन्होंने 3 जगह पे बनाया। अब सपोज करो आपने कोई एक लिफ्ट हम्म। चालू रखी रात में, खुदा ना खास्ता कुछ अगर उसमें किसी इंसान को प्रॉब्लम आ गई, मान लो तीन हम्म। नंबर आपने की जो कि सात करेक्ट। नंबर की तरफ है, हम्म। तो 1 नंबर के बंदे को अगर प्रॉब्लम आ गई रात को, तो वो पहले 7 नंबर तक भाग के भाग जाएगा। के जाएगा, करेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल उसी समय अगर नीचे से कोई बंदा आता जो ऊपर 19वें माले पे जा रहा था, हम्म। 19वें माले पे वो गया और उसको याद आया कि अरे मैं कुछ नीचे सामान भूल गया, करेक्ट। तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर वो 2 मिनट के बाद घर से आएगा, अरे अरे मेरा सामान हुआ, जब तक 2 मिनट के लिए हम्म। मुझे लगता है एक ही स्टेशन करती है, उसके बाद वो फिर से बटन दबाएगा, वो फिर नीचे फिर आएगा। नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब एक बंदा उस लिफ्ट को 2 बार यूज करेगा, यानी हम्म। कि यूटिलाइजेशन एक ही हम्म। बंदा कर रहा है। करेक्ट। तो जो बंदा प्रॉब्लम में है वो कैसे कर पाएगा? उसको तो प्रॉब्लम आ गई और क्रिटिकल इलनेस हुई, कुछ हुआ, करेक्ट तो करेक्ट। कौन वेट करेगा?
बिल्कुल। मैंने इस मेडिकल इमरजेंसी को सोचते हुए, क्योंकि मैं मेडिकल इमरजेंसी को सबसे ऊपर रखता हूँ, टॉप प्रायोरिटी मोस्ट रखता हूँ। प्रायोरिटी मैं बिल्कुल। नहीं सुनता हूँ कि इसके लिए किसी के लिए क्या जरूरत है, पर मुझे लगता है मेडिकल इमरजेंसी शुड बी एड्रेस एट द प्रायोरिटी। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने बोला आप कहीं करना चाहो कर लो, 18 में तो मैं नहीं होने दूंगा। ओके। और उसके बाद ये हुआ कि वो पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि मैंने जो विरोध किया वो करेक्ट करेक्ट सही किया। करेक्ट। तो ये एक चीज है। और लिफ्ट का रख रखाव, मैंने हमेशा बोला कि जिस इंसान को पॉलिसीज अपनी लिफ्ट की बनानी है वो एक बार मुझसे मिल ले, टावर इंचार्ज जो भी है वो मुझसे समझ ले कैसे प्रोसेस है, उसकी लिफ्ट भी चलेगी। 16 की लिफ्ट आज तक नहीं चल पाई, वो करेक्ट। कारण कुछ भी हो, बट लोगों को कारण से मतलब नहीं है, लोगों को चलती, जैसे कहते हैं सुविधाएं चलती का चाहिए। नाम गाड़ी, करेक्ट करेक्ट। तो चलती का नाम लिफ्ट नहीं है, तो वो लिफ्ट नहीं है, वो एक बिल्कुल खाली बिल्कुल। खोखल डब्बा है जो बंद पड़ा है। अब 2 के ऊपर 10 फ्लोर मतलब 200 लोग हैं, बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल। तो लिफ्ट शुड बी द वन। अब इसके अलावा बहुत सी चीजें की होंगी, अब ध्यान दूंगी, हाँ, डीजी का ऑटोमेशन, बिल्कुल। इसके अलावा भी एनपीसीएल के है। इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं करेक्ट रात करेक्ट। में। आप ये समझ लो कि पूरी पूरी रात खड़े होके करवाया गया, और इवन जब शटडाउन होने का टाइम 8:30 होता था, हम्म। तो रत्नेश भाई जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, लो राइज, और सुजीत भाई, उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा टचअप है, क्योंकि जब भी काम होता है एनपीसीएल का तो वो हमसे जुड़ते हैं। तो हम लोगों ने जब भी ऐसा देखा कि शेड्यूल टाइम शटडाउन का इतने बजे, हमने उसको प्रायोरिटी करने के लिए, मतलब ताकि लोगों को सुविधा जो है जल्दी मिले, हमने उस शटडाउन तक को जल्दी कराया एनपीसीएल से बात कर करके। तो मतलब एनपीसीएल का काम हो, डीजी का काम हो, लिफ्ट का काम हो, जो क्रिटिकल सर्विसेज है, मैंने हमेशा अपना साथ दिया जितना मेरे पास हो पाया। और होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ, और लोगों ने देखा भी होगा, सोसाइटी में मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ। रीज़न, मेरा खुद का अपना काम है, मैं बिल्कुल। ज्योतिष चाह रहा हूँ, तो लोगों का मेरे पास कॉल पे काम हो जाता है, लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा सफाई वफाई तो छोटी चीज़ें हैं, जिसके लिए लोगों के जब चीज़ें नहीं उठती हैं हाँ हाँ हाँ। उनके फ्लोर से, उनके घर के डोर्स के लॉक्स नहीं चेंज होते, तो उनको फिर मैं याद आता हूँ, तब जब एनबीसीसी को बोलता हूँ तो एनबीसीसी करता है, क्योंकि मैंने एक ही सिद्धांत माना है, मेरी जवाबदेही या किसी की जवाबदेही एनबीसीसी से है। करेक्ट। मैं ना ई5 से बात करता हूँ, ना ईश्वर सिंह से बात करता हूँ। मुझे पता है कि एनबीसीसी से अगर घर लिया या एनबीसीसी को देख के घर लिया है, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो ये सब करेक्ट। चीज़ें। तो आचार्य जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। आप एओए मेंबर रहे हैं, इतनी हम्म। बड़ी टीम आपके साथ में थी, आपने लेकिन फिर भी उनसे अलग होके ये सारे काम करना शुरू किए। ऐसा क्या कारण था आपका? अलग नहीं मैं बोल सकता हूँ दीपक जी, मैं इन चीज़ों को लेके अलग, मैं हमेशा एओ के साथ रहा हूँ, मतलब जहाँ पे सही फैसला है मैं हमेशा साथ रहा हूँ। नहीं, लोगों ने कई बार देखा है कि आपके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्शन आते रहे हैं। अच्छा, वो अगर आप पर्टिकुलर उस तो चीज़ को सोचे तो हाँ, करेक्ट। देखो ऐसा हुआ था, मुझे याद है कि जब एओ नहीं बनी थी मैं सबके साथ में था। मैं हमेशा, चाहे वो योगेंद्र जी थे चाहे कोई भी थे, योगेंद्र जी एक पहले इंसान थे जिनके जिनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इंटीरियर वर्क में आया था, देखा, तो उन्होंने इवन चाबी तक दी थी मुझे। तो आई वॉज गुड एट दैट टाइम। बट सडनली क्या हुआ कि जब दिसंबर में हमारी जीबीएम हुई, दिसंबर से पहले, क्योंकि मैंने सोसाइटी में काफ़ी अच्छा काम कर दिया था, मतलब अपडेट्स देना, आईजीएल का इंस्पेक्शन जो मैंने बताया, और भी चीज़ों का, तो लोगों ने, अब देखो जो दिखता है उसके बारे में बात होती है। करेक्ट। तो हुआ क्या था कि जीवीएम जब हुई थी पहली एओ के लिए, तो उसमें मैं, मतलब जीएस के लिए जो मैं लड़ा था, तो 3 बार में वोटिंग हुई थी, पहले 2 बार में मैं विजयी हो गया था, तीसरी बार में मैं 2 वोटों से हारा। वो क्या रीजन था वो सबको पता होगा, ठीक है, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। पर उसके ऊपर उसी जीवीएम में बहुत सारे गवाह होंगे, इनफैक्ट 20-30 तो लोग गवाह होंगे कि योगेंद्र जी ने खुल के कहा था कि मैं आचार्य के साथ काम नहीं कर सकता। ये मेरे पर्सनल इमेज पे धक्का था। ओके। कोई इंसान पब्लिकली करे कि आपके साथ मैं काम क्यों नहीं कर सकते, जब मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं, और अगर आप बोल रहे हैं आप सत्य की राह पे चल रहे हैं, तो सत्य की राह तो एक एक होती ही है। होती है। करेक्ट। बिल्कुल। मैं तो झूठ में नहीं चल रहा था। आप ऐसा अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं इतना ब्लंटली, इतना बोल्डली, तो ये मेरे लिए धक्का था। वो एक दिन था जिस दिन से मुझे लगा कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ठीक है। गलत है इनके करने में या इनके सोच में, कि जो मेरे से वो मैच नहीं हो, या मेरे से वो खौफ है, या मेरे से फ्रीक्वेंसीज। वो हाँ। डर है, या मेरे से वो अलगाव है। मैं कुछ भी इसको वर्ड दे सकता हूं, क्योंकि मैं अगर बोलूं दीपक भाई मैं आपसे काम नहीं कर, आपके साथ काम नहीं कर सकता, तो मेरे अंदर शायद कुछ होगा ना ऐसा, आपसे फ्रीक्वेंसी कुछ मैच होगा, नहीं हाँ कर पा कुछ। रही है, कुछ अब ना कुछ फ्रीक्वेंसी रीजन। मैच नहीं होना, अब एक बात बताओ, अगर आप सत्य के राह पे आप चल रहे हो, मैं भी चल रहा हाँ। हूं, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है।
फ्रिक्वेंसी डिफरेंस तब आएगा ना, या तो आप कुछ हम्म। अलग चल रहे हैं, मतलब आप कुछ अलग पथ पे चल रहे हैं हाँ और हाँ मैं हाँ अलग हाँ। पे चल रहा हूँ, पर करेक्ट करेक्ट। मैं श्योर हूं कि मैं सत्य के राह पे चल रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। और मैं सत्य की राह पे चल रहा हूँ, ये चीज मैं बता देता हूँ कि जब राम लल्ला जी आए थे तो भगवान श्री राम ने शायद मुझे वो चुना इस ओटू वैली में से, जिसने इसको संकल्प लेके हम्म। अकेले अपने कंधे पे वो प्रोग्राम करवाया था। और वो भी देखो, लोगों ने यहां तक बोल दिया, मैं बताना चाहूंगा, हम्म। लोगों ने यहां तक बोल दिया कि आचार्य जी आपने जो उसके लिए दान लिया, पहले तो मैं बता दूं वो दान मैंने किसी से ये नहीं कहा था कि भैया कि दान हम्म। तुम्हें देना ही देना है। मैंने बोला कि जिसकी इच्छा हो वो दे सकता है, नहीं देता मेरे एक संकल्प था, चाहे 10,000 लगता, 20,000 लगता, 50,000 लगता, मैं देता, मैं करता। हम्म। लोगों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों का सहारा है तो भगवान का सहारा है, मतलब करेक्ट। लोगों में हम भगवान देखते हैं। लोगों ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ चुनिंदा लोगों ने, जिनको ये मेरी जो प्रगति थी या मेरा जो करने का स्टाइल था ये पसंद नहीं आया, कि अकेले ने ये सब कैसे कर दिया। 750-800 लोग खाना खा के गए थे और कोई भी मैनेजमेंट। इंसान विचलित नहीं हुआ था। करेक्ट इतना करेक्ट अच्छा करेक्ट। मैनेजमेंट करेक्ट अकेले। और जबकि उस समय मेरे दादाजी, जो मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं, मतलब वो मेरे दादाजी वो बीमार थे, क्रिटिकल थे। उनको मैंने दोपहर के 12 बजे गाड़ी स्टार्ट करके 5 बजे गांव पहुंच के उनको हॉस्पिटल में भर्ती करके हम्म। रात के 1 बजे वहां से चल के सुबह 10 बजे अगले दिन मैंने आके उसी समय बालकांड शुरू करवाया था। मेरी निष्ठा भावना ये थी। देखिए। और भावना के वजह से मैं बता रहा हूं, जो लोग ओल्ड हम्म। बायर्स, जो ये ओल्ड बायर न्यू बायर का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। उन लोगों के ही कुछ लोग थे जो उन्होंने मुझे पर्सनली मिल के ये बोला कि आचार्य जी आपके लिए जो छवि बनाई गई थी ना, आज वो सब खत्म हो गई, क्योंकि आपके जैसा निष्ठावान, आपकी जैसा कोई डेडिकेटेड इंसान सच में सबको लेके चलता। तो मतलब मुझे अच्छा महसूस हुआ। आज भी मैं खड़ा हूं, इसलिए नहीं खड़ा हूं, आप हो गए, पूरी टीम के बंदे हो गए और लोग हो गए जो कि चाहते थे कि मैं सिस्टम में आऊं, क्योंकि मैं सिस्टम में आऊंगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, क्योंकि मैं हम्म। गलत होने पे बोलता हूं। करेक्ट। मैं सुनता नहीं हूं, मैं हम्म। बोलता हूं। और बिल्कुल। मैं जब बोलता हूं तो उसकी आवाज, उसकी जो जो लिमिट होती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है। और शायद यही कोई रीज़न हो रहा होगा कि लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। अब नहीं करना चाहते कुछ लोग हैं, पर बहुत सारे लोग हैं करना भी चाहते हैं। करना भी चाहते हैं। इसीलिए शायद आप लोग मुझसे जुड़े हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो सकता है। बाकी कोई और एंगल हो तो मैं जान नहीं, मुझे पता नहीं है, बट पर्सनली मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं ना एओ से, तो हम सबसे खुशी से मिलते हैं। मुझे लगता है मैं सबका जो भी हम दोनों के बीच में अगर कोई बात है तो वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि हम एओ में ऐसे हैं। हम्म। बट मैं इज्जत सबकी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी मेरी इज्जत करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इज्जत कभी एक तरफ से नहीं होती, नहीं एज होती। सिंपल एज दैट। तो मैं इस चीज़ पे बहुत स्पष्ट हूँ। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते तो मैं हम्म। भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल। अच्छा तो आचार्य जी, सारा दिन जैसे आप इस सोसाइटी में अवेलेबल रहते हैं, तो देखिए घर में जो रोटी आती है ना, हम्म। वो तो कुछ कमाएंगे तभी आती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम या कहें ब्रेड एंड बटर कहाँ से आता है, किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं? अब ब्रेड एंड बटर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आचार्य जी आप 24 घंटे काम करेक्ट। करते हैं या 20 घंटे काम ये करते हैं, लोगों के मन में कमाते आ कब रहा हैं? है। आ रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं हम्म। जो अपने घर में अगर हम्म। कोई छोटी भी काम करना होता है तो मुझे कॉल करते हैं। करेक्ट। कॉल करते हैं, सुझाव मांगते हैं। और ये एक नियम है ज्योतिष शास्त्र में या अध्यात्म में कि अगर आप किसी से पूजा का कुछ पूछ रहे हैं या धार्मिक कोई चीज पूछ रहे हैं ना, तो उसके आप बदले आप उसको दक्षिणा देते हैं। तो मेरे पास दक्षिणा के रूप में इतना आ जाता है कि मैं दाल रोटी खुद भी खा पाता हूँ, हम्म। अपने बच्चों को भी दे पाता हूँ, माता और पत्नी को भी दे पाता हूँ, और मैं अपनी छोटी सी गाड़ी भी चला पाता हूँ। और दूसरी बात, मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, तो हमारी खेती बाड़ी अच्छी खासी है। मेरे हाँ। पिताजी उसमें रहे, तो मेरे पिताजी ने भी हमारे लिए अच्छा, पर्याप्त सहूलियत रखी है। तो संसाधन मुझे सारे। ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी की तरफ देखूं और हम्म। उससे ये कहूं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। भगवान की देन तक आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, और प्रभु ने इतना दिया है कि हम बैठे हैं हम्म। तब भी वैसे हैं, और अगर खड़े हैं तब भी वैसे हैं। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का असीम कृपा है। और राम जी तो मेरे हैं ही, तो सीताराम तो हैं ही, मेरे मुंह से निकलता है। और सीताराम बहुत लोग बोलते हैं, प्रभु जो मैं बोलता था, आज दूसरी टीम के लोग भी प्रभु बोलना शुरू कर दे। करेक्ट ये करेक्ट भगवान का ही परचम है। करेक्ट। अगर मैं झूठा होता तो ये चीज नहीं फैलती। तो
मुझे लगता है कि उसमें कोई नहीं, हर कोई इंसान कमा रहा है, वो किसी तरीके से अच्छे रूप से कमा रहा है बस। चलिए, बात करते हुए सिलसिला बहुत आगे बढ़ रहा है, हाँ बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। जी। हालांकि बात को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए आखिर में मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगा, हम्म आचार्य जी, अगर आप एओ में आ जाते हैं हम्म तो आप इस सोसाइटी के लिए क्या करेंगे आने वाले समय में? देखो, एओ में मैं आ जाता हूँ, ये सवाल थोड़ा गलत है, मैं एओ में ऑलरेडी हूँ। नहीं, दोबारा इलेक्ट होके आ अच्छा, जाते हाँ, हैं चुनाव के इलेक्टेड बाद, इलेक्टेड इलेक्टेड होने के बाद। इलेक्टेड मतलब करेक्ट। सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड, यस, ओके। करेक्ट। देखो, मैं आऊंगा तो मेरा एक ही सिस्टम है यहाँ पे, कि जो सिस्टम नहीं है उसको लाना। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इंसान किसी भी स्थिति में, एक्सट्रीम कुछ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, कोई एक्सट्रीम लेवल होता है या कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एड्रेस नहीं कर सकते, उसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट है, उनको ये ना लगे कि भाई क्या फॉलोअप कैसे होगा, कहाँ जाएं, रास्ता नहीं पता, अंधेरा हो रहा, ऐसा ना हो। एक ऐसा प्रोटोकॉल सेट करूं कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही, लोगों को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, उसको पता चल जाए हाँ अच्छा इसकी इन्फॉर्मेशन यहां से यहां मिलेगी। लोगों की छोटी छोटी बातें मेरे दिल में कर गई, क्योंकि मैं जब आया था, जब मैं एओ में था, तो सर्वप्रथम मेरे पास कई ऐसी फीमेल्स आई थी जो कह रही थी कि आचार्य जी यहाँ पे ना काम वालियों का ना हम्म। बड़ा दिक्कत है। मैंने 2000 दिया, आ गई, अगले दिन हम्म। पड़ोसी ने 3000 दिया, उनके घर में भाग गई। अच्छा जी। आचार्य जी ऐसे थोड़ी काम चल पाएगा, ऐसे तो अधूरा छोड़ के, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं। वो दिन था और अभी का दिन था जब मैंने और मेरी टीम ने मिलके, आपको तो पता ही होगा, आप टीम के भी हैं, मेड पॉलिसी लगाई। जितनी पॉलिसीज बन रही हैं, करेक्ट। मैं इनको सुनिश्चित कर दूंगा, भले ही मुझसे नाराज हैं या नहीं है। अब हम्म। जैसे लोगों की मेंटेनेंस नहीं आ रही है, सबसे बड़ी हम्म। बात है, किसी को नाराज नहीं करना। उनसे पूछेंगे वो मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे, करेक्ट। आप बताओ। आपकी वो बात को हम पूरा कर सकेंगे अगर करने वाली होगी। जहाज मांग लोगे तो जहाज नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल। पर अगर जेन्युइन होगी तो उसको पूरा करेंगे और उसके बाद आपसे मांगेंगे। बट अगर आपकी विश कुछ ऐसी है जो बिल्कुल अलग ही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। जो हमारे बायलॉज में मेंटेनेंस को लेने का रूल होगा हम्म। वो एप्लीकेबल हो जाएगा। करेक्ट। फिर चाहे आप नाराज हो चाहे आप खुश हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो हो सकेगा, कड़े से कड़ा और नरम से नरम, मैं उसको सुनिश्चित करा दूंगा। और वो सुनिश्चित हो गया तो सोसाइटी में सिक्योरिटी, मैनेजमेंट और जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स हैं, वो बाधित नहीं होंगे। मैं ये ट्राई करूंगा कि ये इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से हो और ये चले, 1 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए चले। सालों साल। तो यही चीज मैं चाहता हूं। और मैं कोई ऐसा कुछ नहीं कर दूंगा कि इसको हम्म। कोई महल बना दे या कुछ बना दे, बट जब सिस्टम बन जाएगा तो यहाँ के लोग ही इसको महल बनाएंगे, ताजमहल बनाएंगे, इसी को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब पैसा राइज करेगा ना, तो यही सोसाइटी आपके लिए एक बरकत का कार्य करेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के आचार्य जी। मुझे लगता है आप लोगों के मन में जो भी सवाल रहे होंगे, काफ़ी हद तक आचार्य जी ने, मैंने जो कोशिश की है आप लोगों तक पहुंचाने की अपनी बातों को, पहुंची होगी। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और लास्ट में बस बोलना चाहूँगा, सीताराम। सीताराम।